हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हमने वाटर के चैप्टर को ख़त्म किया था इसी चैनल पर। आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा और आपको कुछ जानने को मिला होगा। इस चैप्टर में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही इन डेप्थ समझेंगे सो डैट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और हमें कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस बार हम वाइट बोर्ड की जगह पीपीटीज का यूज़ करेंगे। एंड पीपीटीज में मुझे लगता है ज़्यादा सही से आपको समझा पाऊंगा और विजुअल इमेजेस बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर मैं पहले से ही बनाकर रखा हुआ हूँ। तो चलिए पीपीटीज के ऊपर चलते हैं और एक नई क्लास को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर विच इज़ मोनोसैकेराइड्स। मेरा नाम तो अनिकेत वर्मा, आप जानते ही हैं। ये सारी इमेजेस जो हैं इन सब के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं इन फ्यूचर। सो मोनोसैकेराइड एक्चुअल में है क्या? उससे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप सब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ये जो आपको एक पेड़ दिख रहा है छोटा सा, इसमें 90% ऑफ द ड्राई मैटर आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अच्छा, उस कार्बोहाइड्रेट का अगर आप नाम बता दो तो बढ़िया होगा। अगर आपने सेलुलोज का नाम सुना है तो वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, एक बढ़िया सी बात करते हैं। स्टार्च, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर जनरली डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस एंड दे अलोंग विद डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर एनर्जी सोर्सेस। क्या बोल रहे हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च, लैक्टोज और सुक्रोज हैं, ये हमारी बॉडी में जनरली डाइजेस्ट हो जाते हैं ह्यूमंस के थ्रू। अगर आपको पता होगा, लैक्टोज कई लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। इवन कई लोगों को स्टार्च भी दिक्कत करता है। खैर, एंड दे अलोंग विद डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर एनर्जी सोर्सेज। जो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज हैं, ये इनके ही प्रोडक्ट्स हैं। स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है, तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, जो कि 70 to 80% ऑफ द कैलोरीज है हमारी ह्यूमन डाइट का। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्च हमारा होता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। चलो ये नहीं पता तो पोटैटो देखा होगा, पोटैटो में स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है। ठीक है। लैक्टोज हमारा प्रेजेंट होता है मिल्क में as a form of sugar. Lactose is a sugar which is present in the milk. That's why milk is somewhat sweeter. And sucrose is obtained from sugarcane and sugar beet. You know about sugarcane, it is here, and you know about sugar beet. ओके। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि स्टार्च कहाँ पर मिलता है, लैक्टोज कहाँ पर मिलता है और सुक्रोज कहाँ पर मिलता है। ये तो जनरल बात हो गई जो आपने नाम सुने होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम आप जानते होंगे, एक जनरल एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है विच इज CxH2O टू द होल Y। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें कार्बन डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, 2, H2O, Y मान लेते हैं 3। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं C2H6O3। अब इस टाइप का इस केमिकल फॉर्मूला का कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि हमें नहीं पता है, बट कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो CxH2O Y के फॉर्म में होता है। मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? Molecules containing carbon atoms along with hydrogen and oxygen atoms in the same ratio as they occur in water। जैसे वाटर का आपको केमिकल फॉर्मूला याद होगा, इट इज H2O। सो H2O और कार्बोहाइड्रेट में भी H2O के फॉर्म में ही जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो होता है। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट क्लियर हुआ होगा, इसका एक जनरल एलिमेंटल कॉम्पोजिशन और थोड़ा बहुत स्टार्च, लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप के ऊपर। ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बात करने वाले हैं इसके तीन टाइप, क्योंकि तीन टाइप ही हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, जिसमें कि पॉलीसैकेराइड आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा टॉपिक है। एंड मोनोसैकेराइड पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैक्टोज, सुक्रोज इसमें ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे छोटे पोर्शन विच इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। अच्छा, आपने क्लास 10 12 में, आई होप आपने कायरल कार्बन का नाम सुना होगा। सुना है? तो एक बार याद कर लेते हैं। जैसे कोई कार्बन कायरल होता है तो उसके अराउंड जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, जो चार बॉन्ड्स होते हैं। अब इन चार बॉन्ड्स के डिफरेंट होने से क्या होता है, जब हम इसकी मिरर इमेज बना रहे होते हैं। अब देखो, ये जो पूरा हमारा एलिमेंट कंपाउंड है, इसके ऊपर अगर हम रखेंगे इसे एज इट इज,
तो क्या ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, मतलब क्या ये एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रहे हैं? नहीं। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे रख देंगे तो बी ई के ऊपर जाएगा, ई बी के ऊपर जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल टर्म, जो एक है। अब ये दोनों क्या हो गए, हमारे हो गए आइसोमर्स, आपको पता होगा। और इन दोनों आइसोमर्स को एक जनरल टर्म क्या देते हैं? इनएंशियोमर्स। आई होप आपको याद होगा, ये तो हम क्लास जो कि स्कूल में आपने पढ़ा होंगे, उनकी टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब which has four different chemically distinct atoms or chemical groups attached to it, giving rise to two different special arrangements of atom around a given chiral center। अब जैसे ये हमारा chiral कार्बन है, इसकी वजह से देखो दो स्ट्रक्चर बन गए। आई होप आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये दोनों अलग अलग है। तो डी ग्लूकोज एक मोस्ट एबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, और ये एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है। डी ग्लूकोज याद रखना एक मोनोसेक्राइड है। क्यों इसे मोनोसेक्राइड बोलते हैं? मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन आ गई। Monosaccharides are the simplest carbohydrates that cannot be broken down further by hydrolysis। ऐसे समझ लो हाइड्रोलिसिस एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में। लेकिन मोनोसेक्राइड्स इतना छोटा होता है अपने में ही कि वो ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं सिंपल शुगर्स। अच्छा, शुगर टर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि ये थोड़े से मीठे भी होते हैं टेस्ट में। एंड एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ऐसा समझ लो कि आपके पास एक ब्रिक है, ठीक। अ, कोई भी आप ब्रिक का नाम ब्रांड सोच लो। अब एक ब्रिक के थ्रू मैंने मान लो एक पूरा रूम बना दिया। रूम तो आप जानते होगे कैसा होता है ना? अब मान लो मैंने इसी रूम से कई सारे रूम बना दिए तो क्या होगा? बताओ, एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। और उस बिल्डिंग में हमारे यही ईंट ही तो लगी है। तो मोनोसेक्राइड हमारा एक बेसिक यूनिट है जो कि ओलिगोसैकेराइड भी बना रहा है और पॉलीसैकेराइड भी बना रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो हम बेसिक एनालॉजी पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। ओहो, डी ग्लूकोज कंटेन्स मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड अ पॉलीएल्कोहल एंड एन एल्डिहाइड। अब हम डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपने अभी तक सोचा नहीं कि डी ग्लूकोज मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, सी एच डबल बॉन्ड हो, सी एच ओ एच सी एच सी ओ एच सी ओ एच एंड सी एच टू एच। यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स की पोजीशन जो है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना। इस स्ट्रक्चर का नाम है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है। और जैसे ओपन चेन है, अभी यहाँ पर आपको सर्कल तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो इसे हम एसाइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा। ओके। अच्छा, इट इज क्लासिफाइड एज एन एल्डोस। तो ग्लूकोज को हम एल्डोस बोलते हैं क्योंकि एल्डोस इंडिकेट करता है एक एल्डिहाइड ग्रुप और ओस इंडिकेट करता है शुगर। ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज एक शुगर है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम एल्डोस बोलते हैं। ठीक है। अभी एक और नाम आएगा, उस पर भी बात करते हैं। खैर, पॉली अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं ये तो आपको समझ आ गया होगा। एक OH ये है, एक OH ये है, एक OH ये है। अरे इतने सारे OH हो गए तो डेफिनेटली पॉली अल्कोहल बन गया। ठीक है। ओके। अभी हमने एक स्लाइड पहले बात करी कि जो कायरल कार्बन है वो हमारे दो मिरर इमेजेस बनाता है। ठीक है। तो एक कायरल कार्बन के हमारे दो पॉसिबल आइसोमर्स हैं। तो एन कायरल कार्बन के क्या हो गए? 2 to the power n पॉसिबल आइसोमर। अब जरा देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा। यहाँ पर आपको कायरल कार्बन देखना आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया। ये देखो, एक H है, एक OH है, ऊपर अलग ग्रुप, ऊपर अलग ग्रुप, तो C2 हमारा कायरल हो गया। इसी तरह C3, C4 एंड C5 भी कायरल कार्बन हो जाएंगे। CH2OH नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड जो है वो सेम है। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, ग्लूकोज में अगर 4 कायरल कार्बन हैं, उनका मुझे पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं, तो वो कितने होंगे? इट विल बी 16। ओके। ईच रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक शुगर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनका हमने नेमिंग दिया है। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन बताता क्या है? इसमें जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है ये आउट ऑफ द पेज आपके दिखा रहे होते हैं, और वर्टिकल बॉन्ड आपके पेज के इनटू में ही दिखा रहे होते हैं, मतलब पेज के साथ। एंड कार्बन एटम्स आर नंबर्ड इन अ स्टैंडर्ड वे। जो हमारा C1, C2, C3, C4, C5, C6, आपको ये नेमिंग अगर आपको याद हो कैसे करते हैं, किसको कैसा नंबर देना है पहला, डिपेंड करता है ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
आई होप आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो याद रखना, एल्डिहाइड ग्रुप आपका C1 काउंट होता है और CH2 जो लास्ट में है वो C6 काउंट होगा। क्लियर? और मेरी सलाह से आप इस डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने कहीं पर भी बनाकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सो डैट आपको याद रहे कि ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और नीचे CH2OH रहता है। ओके, डी ग्लूकोज में अब हम बात करते हैं कि इसे हम डी ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं। ओके, देखो, sugars are classified as D or L based on the position of OH group on the highest number chiral carbon. If the OH group is on the right, it is a D sugar, and if it is on the left, it is L sugar. अच्छा, तो कायरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा पहले, और उस कायरल कार्बन में जो सबसे ज्यादा नंबर का होगा, मतलब मान लेते हैं डी ट्रायोस है, डी टेट्रोस है, डी पेंटोस है, डी हेक्सोस है। अब ट्रायोस में कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। टेट्रोस में कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। आई थिंक आई एम राइट। पेंटोस में 5 एंड हेक्सोस में 6। क्लियर? सो अब 3 कार्बन में तुम्हें पता है कि ये CH2OH ग्रुप है, ये हमारा जो सर्कल से डिनोट हो रहा है ये है तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यही। तो इसमें से यही जो कार्बन है हमारा, ये हमारा बन गया कायरल कार्बन। तो इसके बन गए 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स। सेम वे अब ये टेट्रोस है, यहाँ पर आपके देखो 2 कायरल कार्बन है, तो इसके हो गए हमारे 4 स्ट्रक्चर। ऐसे ही करके आगे आप चलाते जाएंगे। रेस्ट मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने नोटिस किया डी 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 हर जगह है। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ सकता है, उसको इग्नोर करना प्लीज। सो डी शुगर आपका जो है उसमें OH ग्रुप हमारा राइट में होना चाहिए, और वही एल शुगर जो है उसमें लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखो, राइट साइड ये रही, 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 हर जगह राइट साइड में है। तो राइट साइड में जब भी OH ग्रुप होगा, ये वर्टिकल बॉन्ड आपके कुछ नहीं, OH ग्रुप ही डिनोट कर रहे हैं, तो उसे ही हम डी शुगर बोलेंगे। ध्यान रखना, कायरल कार्बन का सबसे लास्ट वाला कार्बन जिसका हाईएस्ट नंबर है। क्लियर? ये थे हमारे रोजनऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है स्ट्रक्चर्स की। अब इसमें सर्कल बना दिया तो इसको रोजनऑफ स्ट्रक्चर नाम दे दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड तो दिखा रहे थे, बट वो एक्चुअल में प्लेन के इन या आउट थे। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी है, आई होप आपको विजिबल हो रही होगी। डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज, डी अराबिनोज एंड डी जाइलोज आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स। फाइन, ये जो कुछ नाम है ये एक्चुअल में ये सब हमें प्लांट्स में मोस्टली मिलते हैं। देखो, डी जाइलोज का स्ट्रक्चर ये रहा, और क्या है, डी अराबिनोज है, एंड डी ग्लूकोज, डी मैनोज, एंड एक डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज, सॉरी। ये सो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि आगे आप काफी सुनने वाले हो, इसलिए यहाँ पर मैंने इन्हें बताया कि ये प्लांट्स में कॉमनली फाउंड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, इरेज कर देते हैं। अब हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, जिनके अंदर क्या कंटेन होता है? एक कीटोन ग्रुप। अच्छा, एक एल्डिहाइड ग्रुप के बजाय एक कीटोन ग्रुप आ गया, तो उसे हम बोलते हैं कीटोस। ओके, अच्छा, लेकिन जब हम नेमिंग कन्वेंशन करेंगे तो प्रीफिक्स किट जो हमारा डिनोट करता है वो एक कीटोन डिनोट करता है, और सफिक्स यूलोस ये यूज होता है सिस्टमैटिक नेम्स में। ऐसे समझ लो, एल्डोस अगर हम बोल रहे हैं तो ओस हमारा सफिक्स एक सिस्टमैटिक नेम है, और ALD वो तो हमारा कीटोन, और सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप डिनोट कर रहा है, वैसे ही केट हमारा के कीटोन ग्रुप को डिनोट कर रहा है। चलो अभी थोड़ा बात करते हैं। तो डी फ्रक्टोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीटोस। जो डी फ्रक्टोज का आपने अभी नाम कभी सुना है? आई होप सुना होगा, फ्रूट्स में काफी कॉमन है। ठीक है, एप्पल है, पियर है, इन सब में ये मिलता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सुक्रोज, मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप एंड 40% ऑफ हनी। हनी का 40% सिर्फ हमारा क्या है? डी फ्रक्टोज। काफी ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है ना? खैर, याद रखना, ये पूछ सकते हैं मे बी ऐसा क्वेश्चन। 55% हाई फ्रक्टोज सिरप का हमारा डी फ्रक्टोज कंटेंट होता है, और 40% हनी का कंटेंट डी फ्रक्टोज होता है। अच्छा, डी फ्रक्टोज में हमारे 3 कायरल कार्बन एटम होते हैं, तो इट हैज 2 to the power 3 8 आइसोमर्स हो गए। इट इज द ओनली कॉमर्शियल कीटोज एंड द ओनली फाउंड फ्रीली इन नेचुरल फूड्स। नेचुरल फूड्स में ये फ्रीली फाउंड होता है, और कई चीजें कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो अच्छा, कुछ नहीं समझ आया? पहले ये समझ लो कि एल्डिहाइड अगर ग्रुप होता है और कीटोन अगर ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। वहीं कीटोन ग्रुप आ गया तो ट्राई तो सेम है, लेकिन यहाँ यूलोस लग जाएगा। टेट्रुलोस, पेंटुलोस, हेक्सुलोस, हेप्टुलोस एंड ऑक्टुलोस।
ऐसे करके जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे हमारा नेमिंग होती जाएगी। रेस्ट ये देखो, फ्रक्टोज में हमारे पास 3 कायरल कार्बन है, क्या आपको ये दिख रहे हैं? जैसे ये तो कायरल कार्बन नहीं होगा, सी डबल ओ कायरल कार्बन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें CH2 है। आई होप आपको 3 कायरल कार्बन डी फ्रक्टोज में दिख गए जिसके 8 आइसोमर बन सकते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, मोनोसेक्राइड आइसोमराइजेशन, ये क्या चीज आ गई? अच्छा, आपने बचपन में तो नहीं, स्कूल में पढ़ा होगा, इनिडायोल टाइप का टर्म, ट्रांसेस, कुछ पढ़ा है आपने ये सब? नहीं पढ़ा है तो थोड़ा समझ लेते हैं। Aldose and ketose with the same number of carbon atoms are isomers and have the same formula C6H12O6। ठीक है, जो एल्डोज और कीटोज हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जो कि आइसोमर्स होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एल्डोज और कीटोज। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? एक दूसरे में आइसोमराइजेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है और एडजेसेंट अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये नेमिंग है, कार्बोनिल ग्रुप हमारा ये हो गया और अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हो गया। फाइन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक एल्डोज हमारा चेंज हो जाता है C2 एपीमर में and the corresponding ketose, while a ketose can form two aldoses. During this process, an aldose can change into its C2 epimer and the corresponding ketose. जो आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है उसके दौरान जो हमारा डी ग्लूकोज डेट इज एन एल्डोस वो कन्वर्ट हो जाता है C2 एपिमर डेट इज कीटोस में। ठीक है, फ्रक्टोस, डी फ्रक्टोस, वाइल कीटोस कैन फॉर्म टू एल्डोसेस। अब देखो डी फ्रक्टोज है, ये हमारा डी मैनोस भी बन सकता है और डी ग्लूकोज भी बन सकता है। देखो कैसे, कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं बाय अ बेस और एन एंजाइम। ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज होती है बाय अ बेस और एन एंजाइम, ऐसे नहीं हो पाती ये रिएक्शन। अब डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे देखो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं सब इरेज करता हूँ। ये रहा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसमें ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे अ, हमारा कार्बन OH और हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इनके बीच में बन गया एक डबल बॉन्ड। ठीक है, इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ही आपका इन दर्शा रहा है, और दो OH ग्रुप जब देख रहे हो ना अपोजिट लगे हैं, ये हो गया हमारा डायोल, मतलब दो OH ग्रुप हो गए तो डायोल, और इन बॉन्ड हमारा जो डबल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। फिर इसमें और थोड़े चेंजेस होते हैं, ये OH हमारा डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है और CH2OH फॉर्म हो जाता है। मतलब ये बेस के थ्रू या एंजाइम के थ्रू रिएक्शंस हो रही होती हैं और इसे हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सेम वे डी फ्रक्टोज में हमारा OH ग्रुप इस तरफ है, डी मैनोज भी, क्योंकि उसमें OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में होता है, सेकंड वाला, इसलिए यहाँ पर हमारा डी मैनोज बना है। तो ये इंटर कन्वर्जन आपस में चलता रहता है बाय अ प्रोसेस थ्रू आइसोमराइजेशन इन बेसिक मीडियम। इतना ही इसमें समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम मोनोसेक्राइड रिंग फॉर्म्स पे। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि फिशर प्रोजेक्शन जो है वो उतना सही नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, ये सब साइक्लिक फॉर्म में दिखते हैं, एसाइक्लिक में नहीं दिखते हैं। ठीक है, so aldehydes and ketone carbonyl groups are reactive and can react with hydroxyl group to form a hemiacetal। hemiacetal क्या बनता है? जैसे देखो, हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये एल्डिहाइड, वो हमारा नीचे कार्बन से अटैच्ड है, आर ग्रुप मान लो कुछ भी, तो एक मिथेनॉल आया। ठीक है, मिथेनॉल रिएक्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप से, सी डबल ओ को ऐसे ब्रेक करेगा, सी ओ एच बना देगा और OCH3 आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम हेमी एसिटल जैसे ही फॉर्म हो गया, हेमी एसिटल में क्या है, हमारा एक OH ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हो रहा है कार्बन पे। ठीक है, हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट कर सकता है अनदर मिथेनॉल ग्रुप या OH ग्रुप टू फॉर्म एन एसिटल, क्योंकि यहाँ पर मिथेनॉल ऐड हो रहा है तो मैं मिथेनॉल बोल रहा था। अब देखो एक और मिथेनॉल ऐड हो गया तो ये OH ग्रुप भी लेफ्ट हो जाएगा और वाटर और एसिटल हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। क्लियर है? हेमी एसिटल किसको बोल रहे हैं? जहां पर एक मिथॉक्सी ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एंड एसिटल हम जहां पर दोनों ही मिथॉक्सी ग्रुप बन गए हैं, यानी कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड नहीं बचा है। रिड्यूसिंग एंड क्या होता है? ये OH ग्रुप। ठीक है, इन sugars this reaction usually happens within the same molecule forming a ring structure। अब शुगर्स के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन अपने आप सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो जाती है। मतलब ये जो डी ग्लूकोज है ना, अभी देखना यही मुड़ जाएगा, देखो मुड़ गया। अब ये मुड़ के आपस में करता है रिएक्ट। देखो
डी ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है OH ग्रुप एट C5 पोजीशन। देखो C6 पे भी OH था, लेकिन C6 से नहीं रिएक्ट कर रहा है, C5 के OH से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट क्या बोल सकते हैं, एडिशन हो रहा है, इंटरचेंज, वहां पर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो रिंग फॉर्म है ये रिप्रेजेंट होती है यूजिंग हैवर्थ प्रोजेक्शन। देखो ये प्रोजेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। ये रिंग फॉर्म जो दिखा रहे हैं ये रहा, ठीक है। वेयर कार्बन एटम्स आर शोन एज कॉर्नर्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर ओमिटेड फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पर आपको एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंस उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है दिखाना। हमने सिर्फ OH बॉन्ड को दिखाना है क्योंकि वो थोड़ा बल्की ग्रुप होता है। फाइन। अच्छा, तो देख लो, थोड़ा सा रिएक्शन देख लो। एल्डिहाइड ग्रुप आपका C5 है, ग्रुप है। देखो इसका OH ही रहा, अभी इसका OH को एक्सटेंड किया, H हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के O के पास चला गया एंड C हमारा ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा विच इज OH। अभी ये जो वेवी लाइन आपको दिख रही है इसका भी कुछ इम्पैक्ट है, अभी हम आगे बात करते हैं। आई होप आपको हेमी एसिडल समझ आया है, एसिटल समझ आया है। एसिटल में कोई भी रिड्यूसिंग एंड नहीं है, वाइल हेमी एसिटल में रिड्यूसिंग एंड है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड, जहां पर ये OH ग्रुप है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यस, मोनोसैकेराइड रिंग फॉर्म्स। Sugars can also form 5-membered rings called furanose rings. अभी हमने बात करी कि 6-membered rings की, which was pyranose. अब 6-membered rings हमारी pyranose ज्यादा कॉमन होती है, इसलिए हम furanose rings की उतनी बात नहीं करते। ध्यान रखना, 5-membered ring हमारी furanose है, 6-membered ring हमारी pyranose है, ठीक है। जब कार्बोनिल कार्बन टेक्स पार्ट इन रिंग फॉर्मेशन, इट बिकम्स अ न्यू कायरल कार्बन कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन। ये क्या बात बोल दी, जब हमारा कार्बोनिल कार्बन टेक्स पार्ट इन द रिंग फॉर्मेशन, रिंग बन गई, अब एक नया कायरल कार्बन बन गया। देखो ये एक OH ग्रुप है, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो होगा। देखो चारों अलग अलग बॉन्ड है, ये, इसलिए ये कार्बन हो गया कायरल। अब इस कायरल कार्बन को अलग से नाम देने के लिए इन्होंने नेम दिया व्हाट, एनोमेरिक कार्बन। फाइन। अच्छा जी, इन डी शुगर, देखो अभी हम बात कर रहे थे डी शुगर का क्लासिफिकेशन हमें क्लियर है। डी में क्या होता है, राइट साइड में हमारा OH ग्रुप होता है। अब अल्फा और बीटा फॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर OH ग्रुप आपका एनोमेरिक कार्बन पे बिलो द रिंग प्लेन है तो शुगर आपका अल्फा फॉर्म हो गया। अगर OH ग्रुप आपका अबव द रिंग प्लेन है तो वो हो गया बीटा फॉर्म। फॉर एल शुगर द अल्फा एंड बीटा पोजिशन आर ऑपोजिट। देखो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज कैसे आया, कुछ समझ आया नहीं आया। डी ग्लूकोज तो समझ आता है, डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बना है। पाइरेनोज क्यों, क्योंकि ये 6-मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 एंड 6। एंड अल्फा क्यों आया, क्योंकि जो रिंग का प्लेन है उसके नीचे हमारा एनोमेरिक कार्बन से OH जा रहा है, ये रहा। और बीटा डी कब है, जब OH ऊपर की तरफ जा रहा है रिंग प्लेन से, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन याद रखना इम्पॉर्टेंट भी है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप नेम में कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, अभी आपने एक झटका आपको मिला होगा कि ग्लूकोज जो था वो डी ग्लूकोज क्यों होता है, चलो समझ आ गया। फिर डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हमने देखा स्ट्रेट लाइन, वो नहीं होता। सर अभी आपने बताया कि वो रिंग फॉर्म होता है, ठीक है रिंग फॉर्म भी हो गया। सर क्या अब भी कुछ चेंज है, हाँ। पायरेनोस रिंग्स जो है वो फ्लैट नहीं होती हैं, उनमें हैबर्ट प्रोजेक्शन एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है, अभी थोड़ा सा और चेंज है। रियलिटी में 6-मेंबर्ड शुगर रिंग एग्जिस्ट करती है इन चेयर कॉन्फर्मेशन। अरे सर ये चेयर स्ट्रक्चर तो कहीं सुना है सर, शायद हेक्सेन नाम का स्ट्रक्चर था वहां पर। हाँ हाँ सही पहुंच रहा हो। तो स्कूल टाइम पे आपने चेयर कन्फर्मेशन सुना होगा, ठीक है, चेयर स्ट्रक्चर। ये क्यों बनता है, टू रिड्यूस स्ट्रेन, मतलब कार्बन बॉन्ड्स जो है ना वो एकदम पैरेलल सीधे बॉन्ड्स नहीं बनाते, उनका ऊपर नीचे का 109 डिग्री एंगल आपको याद हो तो वो प्रेफर करते हैं। इन चेयर कंफर्मेशन बॉन्ड्स आर कैन बी एक्सियल और इक्वेटोरियल। अभी एक्सियल पॉइंट, एक्सियल बॉन्ड वो हो गया जो स्ट्रेट अप और डाउन है, इक्वेटोरियल बॉन्ड वो हो गया जो अ, ऊपर नीचे रिंग के हैं, मतलब बाहर की तरफ रिंग के हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशंस आर एनर्जेटिकली मोर स्टेबल देन एक्सियल पोजीशन। ऐसा समझ लो कि रिंग के अंदर जितना जाओगे उतनी दिक्कत है, और रिंग के बाहर रहोगे तो आप एनर्जेटिकली ज्यादा स्टेबल होगे, मतलब आपके पास ज्यादा स्पेस होगा तो आप आराम से रह पाओगे, कम स्पेस रहेगा तो नहीं रह पाओगे। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द 4C1 चेयर कॉन्फर्मेशन। याद रखना ये 4C1 अभी टर्म आगे बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर में समझ आएगा ना।
4C1 कॉन्फ़िगरेशन C4 इज अबव एंड C1 इज बिलो। जो C4C1 कॉन्फर्मेशन है उसमें C4 हमारा बॉन्ड जो है वो अबव होता है और C1 हमारा बिलो द प्लेन होता है रिंग के। बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज में हमारे सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2H ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से काफी स्टेबल होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, ध्यान रखना अगर पूछा गया व्हाई बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इट इज बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड दी CH2H group, that is alcohol group, is found in the equatorial position. ठीक है, equatorial position which is outward around the ring. The alternative 1C4 chair conformation places bulky groups in axial position and is high energy, so it is rarely present. देखो, एक है 4C1 कॉन्फ़िगरेशन, एक है 1C4 कॉन्फ़िगरेशन। 1C4 में क्या होता है, 1 वाला जो कार्बन है फर्स्ट पोजीशन पे वो ऊपर हो जाता है, C4 वाला नीचे हो जाता है, इसलिए ये अनस्टेबल है। अभी समझ आएगा। एक्वा सॉल्यूशन में जो शुगर है वो इंटर कन्वर्ट होती रहती है अल्फा और बीटा एनोमर में एंड डिफरेंट रिंग फॉर्म्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अच्छा, ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। आपको पता होगा अल्फा और बीटा फॉर्म्स, अभी बताइए। अल्फा में रिंग के प्लेन के नीचे बॉन्ड और बीटा में रिंग के प्लेन के ऊपर बॉन्ड OH का। एट रूम टेम्परेचर पायरेनोज जो है वो हमारा रिंग फॉर्म में डोमिनेट करता है, जबकि ओपन चेन फॉर्म हमारा 0.003% तक रहता है। तो यही समझ लो कि पायरेनोस हमारी जो रिंग फॉर्म है वो भी किस चेयर शेप में हमारी रूम टेम्परेचर पे डोमिनेट करती है, मिलती है। स्ट्रक्चर से समझाता हूँ ये 4C1 क्या बला है। देखो, ये आ गया स्ट्रक्चर। पायरेनोस रिंग शोइंग द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल टेस्ट बॉन्ड लाइंस। जो बाहर की तरफ आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं, ये ये एंड ये सब हमारे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, और वहीं पर जो हमारे ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये हमारे हैं या तो एकदम सीधे अप या डाउन। ठीक है, जैसे कि देखो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, इसका ये 4C1 कॉन्फर्मेशन क्यों है, देखो फर्स्ट और क्या हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन फर्स्ट के कंपेयर में डिफरेंस है हाइट का, बस यही था। सो 4C1 कॉन्फ़िगरेशन हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस का स्टेबल होता है। देखो सारे OH ग्रुप बल्कि ग्रुप बाहर की तरफ है रिंग के, देखो देखो ये देखो, ये सब बाहर की तरफ है रिंग के, इसलिए बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस आपका स्टेबल होता है। तो आपको बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर मैंने बोला बनाने को, तो आपको आराम से बहुत ही कम समय लगने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, यस, सो ग्लाइकोसाइड के ऊपर बात करते हैं। ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, अभी हमने हेमी एसिटल शुगर बनाया था, उसको हम रिएक्ट करा दें विद अल्कोहल टू फॉर्म फुल एसिटल। अच्छा, अभी जब हमने हेमी एसिटल को अल्कोहल से रिएक्ट कराया था कुछ ही स्लाइड पहले, तो वो एसिटल बन गया था। इसी एसिटल को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। अच्छा, एसिटल ग्लाइकोसाइड क्या हो गया, बस यही समझो ग्लाइकोसाइड और एसिटल में कोई अंतर नहीं है। तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है एट दी एनोमेरिक कार्बन आपको क्लियर तो है ना, आई होप क्लियर है। जहां पर रिंग का OH ग्रुप या तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, अल्फा बीटा डिनोट कर रहा था, वही एनोमेरिक कार्बन है क्योंकि वो कायरल हो गया था। इज कॉल्ड अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो एनोमेरिक कार्बन पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज बोलते हैं। क्लियर। लेबोरेटरी में ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन अकर होता है एनाइड्रस कंडीशन में विद एन एसिड कैटलिस्ट एंड हीट। लेबोरेटरी में हम ग्लाइकोसाइड कैसे फॉर्म करते हैं वो रिएक्शन बताई गई है प्रोसेस। लिविंग सिस्टम में ग्लाइकोसाइड फॉर्म होते हैं एक्वस मीडियम में एंजाइम्स के थ्रू। अच्छा, ग्लाइकोसाइड को कैसे नेम करते हैं, देखो ग्लाइकोसाइड आइड्स जो ये नेम आया है ओस को आइड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है या और भी ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि जो OH ग्रुप था हमारा, ये था एक्चुअल में हमारा रिड्यूसिंग एंड, है ना, इसलिए हमारा जो है ये नॉर्मल जो शुगर है वो डिनोट कर रहा था। बट अब अगर OH की जगह OCH3 आ गया, है ना, OC2H5 आ गया, तब हो जाएगी दिक्कत। तब उसका नाम O से कन्वर्ट हो जाएगा आइड में। ठीक है, डी ग्लूकोज प्लस मेथनॉल गिव्स आउट मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइड प्लस
मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। जो नॉन शुगर पार्ट अटैच्ड है टू द शुगर इज कॉल्ड द ए ग्लाइकॉन। देखो ए ग्लाइकॉन शब्द अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, इन द चैप्टर न्यूट्रास्यूटिकल ये टर्म आएगा, वहां पर बात करेंगे। ग्लाइकोसाइड्स ही आएगा आपका, तो बात करेंगे। ए ग्लाइकॉन समझ गए ना, ये जो OCH3 वाला बॉन्ड है, ये ये ऐड हो गया था ना एनोमेरिक कार्बन पे OH की जगह, तो वो ए ग्लाइकॉन बन गया क्योंकि ये एक नॉन रिड्यूसिंग एंड है। Furanosides forms are produced in a small amount but are less stable than pyranoside। अच्छा, फ्यूरेनोस और पायरेनोस रिंग आपको पता है, फ्यूरेनोस 5 मेंबर्ड रिंग है और वहीं जो हमारी पायरेनोसाइड है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। सॉरी फॉर द डिस्रप्शन। और ग्लाइकोसाइड्स हमारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं बिकॉज द एरोमेरिक कार्बन इज लॉक्ड इन एन एसिटल फॉर्म। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे बन सकता है हमारा कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको कर देगा कंफ्यूज। ग्लाइकोसाइड्स होते हैं नॉन रिड्यूसिंग क्योंकि उनमें एनोमेरिक कार्बन लॉक्ड होता है एसिटल फॉर्म में। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर आएगा बता दूंगा। लेकिन ग्लाइकोसाइड को अगर हम हाइड्रोलिसिस लिख कर दें, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन करा दें, तो वो हमें एक रिड्यूसिंग शुगर देगा और अल्कोहल देगा, और इसका रेट इंक्रीज कर जाता है विद टेम्परेचर। ग्लाइकोसाइड का ब्रेकडाउन भी हम आगे देखेंगे रिएक्शन में, तो इतना घबराओ मत। बट ग्लाइकोसाइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ए ग्लाइकॉन प्रेजेंट है एंड ए ग्लाइकॉन इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। लेकिन अगर हम उसी नॉन रिड्यूसिंग एंड को हाइड्रोलाइज करा दें तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर और अल्कोहल दे रहा था ग्लाइकोसाइड्स में। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओहो, ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर आ गया। जो मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड है, इसके नाम से ही हमें समझना पड़ेगा इसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अल्फा पोजीशन क्लियर है, ओ बॉन्ड नीचे है, OH बॉन्ड। डी ग्लूको सिंस ये ग्लूकोज से बना है, ठीक है। पाइरेनोसाइड सिंस ये बनी है 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और आइड, मिथाइल और आइड, इट इज फॉर द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, इट इज हेयर। ये हमारा एनोमेरिक कार्बन हो गया जिसपे कि OCH3 हमारा हो गया मिथाइल, और आइड हमारा OCH3 बॉन्ड को डिनोट कर रहा है जो कि बन गया ग्लाइकोसाइड। सेम वे अगर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड की बात करें, सो ओ OCH3 बॉन्ड जो है वो रिंग के प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें और तो कुछ नहीं बताने लायक है। देखो अगर हम पीछे के पेज पे आए तो आई होप आपको हर चीज समझ आई होगी। बस एक ग्लाइकॉन टर्म आपको याद रखना है, और जो फुल एसिटल फॉर्म है उसको ही हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर भी क्लियर है, ठीक है। ओके, अभी हम अपने एंड पे आ गए हैं। मोनोसेक्राइड रिएक्शन का हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। रेस्ट, आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा बोरिंग लेक्चर था बट अगले लेक्चर में आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपको एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के नाम पता है। अब वो अपनी रिएक्शंस शो करेंगे, जैसे कि कैरमलाइजेशन, मेलार्ड रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फूड टेक्नोलॉजिस्ट जस्ट टू नो द बेकिंग प्रोसेस और एनी अदर प्रोसेस वेयर हीट इज इन्वॉल्व, वेयर फ्राइंग इज इन्वॉल्व, ठीक है। एल्डोनिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, एलिटोल के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।